स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। आज हम आपको चालबाज चीन की धोखेबाजी के सबसे ताजा सबूत दिखाएंगे। भारत के साथ बातचीत का नाटक कर रहा चीन एलएसी पर अक्टूबर के महीने में बड़े हमले की प्लानिंग तो कर ही चुका है। अब डोकलाम के मोर्चे पर भी अपनी सामरिक तैनाती को और मजबूत करने में जुटा हुआ है। डोकलाम में ड्रैगन की सबसे नई साजिश की पहली प्रामाणिक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। उधर साउथ चाइना सी में भी अमेरिका के संभावित हमले को देखते हुए जिनपिंग की सेना जवाबी तैयारी में जुट गई है। हम आपको पाकिस्तान भी लेकर चलेंगे, जहां FATF के बैन से बेचैन इमरान खान एक बार फिर दुनिया को बहलाने के लिए आतंकियों पर झूठे एक्शन का दिखावा कर रहे हैं। और इधर भारत में बाजवा के भेजे गए दूतों को पुलवामा में भारतीय सेना ने जन्नत के सफर पर रवाना कर दिया है। सबसे पहले आपको मिलवाता हूं आज के अपने मेहमानों से। मेजर जनरल शशि अस्थाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने मॉडर्न डिप्लोमेसी पर भी किताब लिखी है और सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजे गए हैं। 40 साल का अनुभव। अशोक सज्जनहार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, 30 सालों का अनुभव, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के दमदार लोगों में से एक। जगन्नाथ पांडा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, चाइना इश्यूज पर अपनी बात रखते हैं। और गुलाम अब्बास मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हैं। उनसे मैं जानूंगा कि ये दिखावा कब तक चलेगा। FATF के ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए कब तक आतंकवादियों को पकड़ कर और फिर बाद में रिहा किया जाता रहेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सैटेलाइट से चीन की नई साजिश के खुलासे के संदर्भ में। डोकलाम के पास देखिए नई एयर डिफेंस साइट, बॉर्डर पर चीन का नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। बॉर्डर से करीब 50 किलोमीटर दूर मिसाइलें तैनात की गई हैं। भारत, चीन, भूटान ट्राई जंक्शन पर नई साइट, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात की गई हैं। और ये मिसाइलें, जाहिर है इनका इरादा ठीक नहीं। डोकलाम वो जगह है जहां 2017 में 73 दिनों का स्टैंड ऑफ भारत और चीन देख चुके हैं। उसी जगह पर कंस्ट्रक्शन जहां विवाद का कारण बना था, वहां एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन ही किया जा रहा है। जाहिर है इसको लेकर तनाव और बढ़ेगा। सिर्फ पश्चिमी सेक्टर में नहीं, सिर्फ पश्चिमी सेक्टर में नहीं, पूर्वी और मध्य सेक्टर में भी तनाव बढ़ाने की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है। भारत की तरफ से जवाब क्या दिया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और ये भड़काने वाला काम, जिसको ब्रिंकमैनशिप कहा जाता है, ये चीन कब तक करता रहेगा और भारत की तरफ से इसका माकूल जवाब क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं इस इंफॉर्मेशन वॉल की तरफ, जहां आप ये देख पाएंगे कि वो कौन सी जगह है और तैनाती की वो तस्वीरें सैटेलाइट ने जिसकी चुगली की है वो क्या है। आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं वो जगह। और वहां पर तैनाती की डेप्सांग प्लेन पर चीनी सेना अब भी काबिज है, ये आपको मालूम है। और ये पेंगोंग पर, डेप्सांग प्लेन पर चीनी सेना पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। रुटोक काउंटी एनगारी गुनशा एयरपोर्ट पर मिसाइलें तैनात कर चुका है वो। लद्दाख LAC के पास 40,000 सैनिकों की तैनाती हो चुकी है। हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट में बड़े स्तर पर निर्माण हो रहा है। अरुणाचल सीमा पर 2 नई एयर डिफेंस साइट, डोकलाम के 50 किलोमीटर दूर मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। अरुणाचल के करीब ही मैनलिंग लहुंजे में मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। सिक्किम के पास शिगेज, गौरकर हवाई ठिकानों पर, असल में इसे शिगस्ते भी कहते हैं, मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। जवाब में भारत ने बोइंग P-8 जैसे जेट भी तैनात कर दिए हैं। ये जो पूरा 3,488 किलोमीटर की भारत से लगने वाली जो चीन की सरहद है, उसमें कई जगहों पर वो तनाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और यहां पर आप देखें कई फ्रंट्स पर चीन को कई फ्रंट्स पर हमले का डर है। और इन फ्रंट्स पर वो जो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, एक तरफ वो यहां तैनाती कर रहा है और दूसरी तरफ चीन के जो भारत में राजदूत हैं वो बयान क्या देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ गलवान के आधार पर दोस्ती पर असर नहीं होना चाहिए। अब एक तरफ वो डर भी रहा है और दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है वो आप देख रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की घेराबंदी से साउथ चाइना सी में हालत गंभीर होती जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं वहां न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोपेल होने वाले बड़े वॉरशिप्स उसने तैनात कर दिए हैं। और इसको लेकर चीन भी उधर से सख्त रुख दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने टेस्ट फायर किए हैं मिसाइल्स, और यह पहली बार हुआ है कि इतने मिसाइल्स को टेस्ट फायर के नाम पर दागा गया हो। और वो कह रहा है कि अगर वॉरशिप्स और इधर करीब आएंगे तो मैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। LAC पर विवाद के साथ चीन लगातार डिफेंस को अपग्रेड कर रहा है और डोकलाम में भी उसने अपनी मिसाइल्स तैनात कर दी हैं। डोकलाम आप जानते हैं कि वही जगह है जहां 72 दिनों तक चीनी और भारतीय सेनाएं आमने सामने खड़ी रही हैं। बॉर्डर के पास सेना ने, चीन की सेना ने, PLA ने मिसाइलें
जमा कर दी हैं और ये दिखा रहा है कि यहाँ पर रडार सिस्टम लगाने से लेकर मिसाइलें जमा करने से लेकर तमाम वो काम किए जा रहे हैं जिससे तनाव बजाय घटने के और बढ़ेगा। अरुणाचल तक, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक मिसाइलों की तैनाती कर दी गई है और आप जानते हैं कि वहां कई एयर बेसिस ऐसे हैं जिनमें लगातार जो सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि वहां अब हैंगर्स जो हैं वो वॉर प्लेन से फुल हो गए हैं। और हमारे साथ मनीष झा भी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनके पास हम चल सकते हैं। मनीष झा, जरा मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो ये राग अलापा जा रहा है कि सिर्फ डोकलम के गलवान के आधार पर ये नहीं होना चाहिए कि हमारी दोस्ती में फर्क आए, दोस्ती की बात की जा रही है और दूसरी तरफ ये तमाम तनाव बढ़ाने वाले काम किए जा रहे हैं। मनीष, देखिए दिनेश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तरफ चीन ये कहता है कि भारत और चीन को अपने संबंधों में एक बिग पिक्चर देखना चाहिए और बॉर्डर रिलेशन उसका एक हिस्सा हो, केवल वही सब कुछ नहीं हो। वहीं दूसरी तरफ चीन की जो हरकतें हैं वो इस बात के ठीक उलट है और लगातार जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है वो चिंता में डालने वाली बात है ही। लेकिन अब देखना होगा जब अगले हफ्ते हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में होंगे और वहां चीन के भी रक्षा मंत्री होंगे, उसके बाद फिर 10 सितंबर को। लेकिन इसको लेकर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं मनीष कि ये जो हो रहा है ये SCO की ये जो बैठक हो रही है, इसमें क्या अभी मौजूदा परिप्रेक्ष्य में भारत को जाना चाहिए? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये बैठक, क्या इसमें जाकर हिस्सा लेना चाहिए? अशोक सज्जनहार साहब, इसको लेकर अभी तो औपचारिक रूप से ऐलान बाकी है, लेकिन बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में कहते हैं कि शंघाई के नाम पर होने वाले जुटान में क्या हिंदुस्तान को इस वक्त हिस्सा लेना चाहिए? सर, प्यार से बिल्कुल हिस्सा लेना चाहिए। देखिए, क्यों हम, अगर चीन है किसी उसमें गुट में, तो भारत उससे क्यों निकले? क्योंकि भारत को वहां पर और सारे हमारे मित्र हैं। देखिए, आप वहां पर रूस है, रूस के साथ हमारी बड़ी अच्छी मित्रता है, उनके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। वहां से हम बड़ा मिलिट्री इक्विपमेंट ले रहे हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर अभी वहां पर गए थे और जो हमको मिला है, रिस्पांस मिला है, रूस से बड़ा अच्छा मिला है। उसके अलावा 4 देश हैं मध्य एशिया के, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है। उनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। देखिए, एक चीन और पाकिस्तान, ये दोनों और हैं सदस्य जो वहां पर रहेंगे। उनके होते हुए हम हमारी अपनी जो कूटनीति है, उनके साथ हमारे जो संबंध हैं, उनके साथ जो हमारा कोऑपरेशन है, पार्टनरशिप है, उसको हम बढ़ाएंगे। कमाल का एनालिसिस सर, कमाल का एनालिसिस। अशोक सज्जनहार साहब, जो कि लातविया में, स्वीडन में, कजाकिस्तान में एम्बेसडर के तौर पर तैनात रहे हैं, वो जानते हैं कि डिप्लोमेसी क्या होती है और उनका कहना यह है कि हम अपनी जगह क्यों छोड़ें। बेशक वहां पर चाइना भी है, लेकिन उसके साथ दूसरे मुल्क भी तो हैं और हम अपनी जगह वहां पर अगर छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे में SCO की बैठक में जाना चाहिए क्या हिंदुस्तान को? बिल्कुल जाना चाहिए, ये कहना है अशोक सज्जनहार साहब का। और अब मैं चलता हूं शशि अस्थाना साहब के पास, जिन्होंने मॉडर्न डिप्लोमेसी ये किताब भी लिखी है। जरा ये समझाइए शशि अस्थाना साहब कि आने वाले दिनों में चीन जहां जहां जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पर रहेगा, जिस तरीके से उसने पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाया हुआ है, क्या उसके साथ टेबल पर बैठना तमाम देश गवारा करते रहेंगे या एक मौका ऐसा आएगा जब उसको यहां पर अलग थलग किया जाएगा? देखिए, अलग थलग हर प्लेटफॉर्म पर पहुंचना चाहिए और मैं जनार साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। कोई भी प्लेटफॉर्म हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए और सदस्यता उस प्लेटफॉर्म की हमारे पास हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि कूटनीति आप तभी कर सकते हैं जब आप उस प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर आप वहां पर हैं ही नहीं तो जाहिर है कि किसी दूसरे का नैरेटिव वहां पर चलेगा। तो अटेंड करना चाहिए और बिल्कुल जरूर करना चाहिए हमें इनकी जो उस SCO की मीटिंग को। अभी कुछ चीजें जो आपने बताई कमेंट्री में अपने, जो अभी चीन की हालत है, चीन को ये डर है कि निकलना तो उन्होंने नहीं है, क्योंकि स्टैंड ऑफ की एक सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि जो पॉलिटिकल कॉस्ट है बाहर निकलने की, स्टैंड ऑफ तोड़ने की या स्टैंड ऑफ से पीछे जाने की, वो बहुत हैवी हो जाती है। अभी शी जिनपिंग को लिए वहां से लद्दाख से वापस जाना जो है वो नाक नीची करने के बराबर है अपनी जनता के सामने। इसलिए अब उनके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि भाई हर जगह आप स्ट्रांग होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है भारत का रिस्पॉन्स कहीं पे भी हो सकता है। अभी कई सारे रेस्पॉन्सेज हैं। सर, एक सवाल लेकर मैं अभी फिलहाल मैं आगे बढ़ूंगा, आप जल्दी से इसका उत्तर दे दें सर। क्या 1962 अक्टूबर, क्या इस बार भी अक्टूबर को लेकर ये जो इनपुट्स मिले हैं कि उधर से एग्रेशन बढ़ सकता है, क्या आपको भी ऐसा अंदेशा है क्या सर?
नहीं, ऐसा है कि हमें तैयारी पूरी रखनी चाहिए, तैयारी पूरी रखनी चाहिए। और हमारे साथ सुमित भी जुड़ गए हैं, आपको नजर आ रहे हैं हमारे साथ, वो भी, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले अहम खबर आपको बता दूं, सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के रिश्ते में तनातनी बनी हुई है। इस बीच भारत में चीन के राजदूत सुन वेडोंग का एक इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें सुन वेडोंग ने दोनों देशों के रिश्ते पर कई बातें कही हैं। सुन वेडोंग ने कहा है कि एक घटना के आधार पर पड़ोसी देश को दुश्मन की तरह आंकना गलत है, जबकि दोनों देश एक दूसरे के पार्टनर हैं, ना कि प्रतिद्वंदी। हम कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पार्टनर्स हैं और बिग पिक्चर देखना चाहिए। मनीष झा ने अभी आपको बताया था, वो ये कह रहा है कि हमको संबंधों की बड़ी तस्वीर की तरफ देखना चाहिए और ये छोटी मोटी बातों को बड़ा बनाकर नहीं देखना चाहिए। क्या वाकई हम माइक्रोस्कोपिक तरीके से देख रहे हैं सुमित चौधरी, या यही है चीन की चाल? सुमित चौधरी को अभी मेरी आवाज नहीं जा रही, बताया जा रहा है, लेकिन मैं अभी आपको एक अहम जानकारी की तरफ ले जा रहा हूं। जरा ये देखिए चीन की बातें और उसके इरादे देखिए, और फिर आपको मैं अपने विशेषज्ञों की तरफ ले जाऊंगा। उसने क्या कहा है, चीनी राजदूत सुन वेडोंग ने की कही हुई बातें क्या हैं, लाइनें क्या हैं, और असल में क्या दिखाई दे रहा है। चीन की बातें, एक घटना की वजह से पड़ोसी को दुश्मन नहीं मानना चाहिए, हम सहयोगी हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। और इधर चीन के इरादे, रिश्ते सुधारने की बेचैनी कहीं नजर नहीं आ रही है, बल्कि जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो हर मोर्चे पर हमको घेरना चाहता है। इधर आप देखिए चीन की बातें, चीन के कदम को विस्तारवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये विस्तारवाद नहीं है, इमेज बदलने की चाहत, विस्तारवाद के तौर पर हमारे कामों को नहीं देखा जाना चाहिए। ये जब कहा जा रहा है तो उसके पीछे इरादा क्या है? उसके पीछे इरादा है कि हमारी इमेज बदल जाए, लेकिन जब तक आपके डीड्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपकी करनी उसको सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक कथनी भर से आप अपनी इमेज नहीं बदल सकते। आर्थिक मोर्चे पर इधर आप देख रहे हैं चीनी कंपनियों को व्यापार पर रोक लगाना गलत है। ये वो हुआवी के संदर्भ में भी कह रहा है, जब अमेरिका के ऊपर वो बुलिंग का इल्जाम लगाता है, जब वो ये कहता है कि जिन जगहों पर हमारी कंपनियों को काम करने से रोका जा रहा है वहां हम अदालतों का रुख करेंगे, और वहां वो कानून का हवाला दे रहा है। लेकिन वो उसने पूरी दुनिया में कानून का कितना सम्मान किया है, उसकी कथनी और करनी का फर्क वहां नजर आ रहा है। भरोसे में लेने की कोशिश की जा रही है, इरादा यह है कि भरोसे में लिया जाए। चीन संबंधों पर चीनी निर्णय में कोई बदलाव नहीं। चीन की बातें कि भारत चीन संबंधों पर चीन के निर्णय में कोई बदलाव नहीं आया है, कि हम अपने पड़ोसी को जिस तरीके से पहले से लेकर चल रहे हैं वैसा ही आज भी हम लेकर चल रहे हैं। एक बार फिर से भारत को भरोसे में लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि आपकी बातों भर से हिंदुस्तान को आप संतुष्ट कर सकते हैं क्या? दुश्मनी छिपाकर दोस्त दिखने की कोशिश किस बात से की जा रही है? दोनों देश एक दूसरे के पार्टनर हैं, ना कि प्रतिद्वंदी। यहां पर दुश्मनी को छिपाया जा रहा है और अब दोस्त दिखाने की कोशिश की जा रही है। गलवान संघर्ष के बाद संचार के द्विपक्षीय चैनल खुले हैं, यह कहा गया है, और इधर पहले गुस्ताखी और अब सुलह का दिखावा किया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? और इधर जमीनी स्तर पर हालात नियंत्रण में है, कोई नई झड़प नहीं हुई। जमीनी हकीकत को असल में छिपाने और झुटलाने की कोशिश ये बयान है। ये दिखाता है कि वहां वो जो कर रहा है, यहां डिप्लोमेसी में जाहिर है उन चीजों पर एक मुलम्मा चढ़ा देना चाहता है। साउथ चाइना सी को लेकर वो क्या कहता है? साउथ चाइना सी में अमेरिका से जंग लड़ने की फिराक में है वो, उस तरफ मैं आपको ले जाता हूं। साउथ चाइना सी में अमेरिका से जंग लड़ेगा चीन। यह अहम खबर देखिए, अमेरिका को चीन ने मिसाइलें दागने की धमकी दी है। जंगी बेड़े को बर्बाद करने के लिए चीनी मिसाइलें तैनात हैं, और हमला हुआ तो कैरियर डिस्ट्रॉयर मिसाइलें दागेंगे, ये चीन ने कहा है। असल में वो जो कैरियर वॉरशिप्स हैं, दो बड़े कैरियर आपको मालूम है, जो कि परमाणु ईंधन से चलने वाले दो बड़े न्यूक्लियर कैरियर्स अमेरिका ने यहां तैनात किए हुए हैं, उनसे डरता हुआ चीन दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक और अहम खबर आपको बता दूं कि समंदर में अमेरिका से भिड़ने को तैयार है चीन। वॉरशिप्स पर चीन सेना का लगातार युद्धाभ्यास देखा जा रहा है। वीडियो जारी करके चीन ने अपनी ताकत भी दिखाई है। वो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, उस वीडियो को और बड़ा करके दिखाइए, और उसमें अगर आप देखेंगे तो ये साफ नजर आएगा कि ये प्रोपेगेंडा वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए है अमेरिका को कि अगर तुम साउथ चाइना सी में
फ्री नेविगेशन को इंश्योर करने के लिए, हमारे दावे को खारिज करने के लिए आ रहे हो, तो हम किसी भी वक्त तुम पर अटैक कर सकते हैं। हालांकि जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि ये ब्रिंकमैनशिप है, ये सिर्फ गीदड़ भपकी है। उसको मालूम है कि इससे जंग की तरफ मामला नहीं जाने वाला, क्योंकि इस वक्त जंग खुद चीन भी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन दिखावे में, इंटिमिडेशन में, धमकी में वो कोई कसर भी नहीं छोड़ना चाहता। हर दिन जारी होते हैं प्रोपेगेंडा वीडियो। सुमित के पास मैं जाऊंगा और उसके बाद अपने मेहमानों का रुख करूंगा। सुमित, ये हाथी के दांत दिखा दिखाकर और कितने दिन काम चलाएगा वो? देखिए दिनेश, आपने जो सारी बातें कही उसके अगर आप लबोलबाब देखें कि चीन जो बातें कहता है, जो बात मीटिंग में होती है, क्या उस पर खुद उस पर वो रिप्लाई करता है, क्या उसको इंप्लीमेंट करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोबिलाइजेशन किसने खासतौर पर एलएसी के इलाकों में बढ़ाया? सबसे पहले चीन ने। किसने लाइन ऑफ क्लेम को, यानी उन परसेप्शन लाइंस को वॉयलेट किया? चीन ने। इसके अलावा लगातार जो बातें चीन कह रहा है, गलवान के अंदर किसने वॉयलेशन शुरू किया? चीन ने। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि चीन भले ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, और इसी पर मैं सज्जनहार साहब की टिप्पणी लूंगा। सज्जनहार साहब, क्या डिप्लोमेसी, क्या वो इमेज बिल्डिंग कर सकती है जो जमीन पर आप नहीं कर रहे हैं? क्या वो दिन को रात और रात को दिन दिखा सकती है जो ये सुन विडोंग करने की कोशिश कर रहे हैं? सर देखिए, प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, परंतु आपको याद होगा जो जब शी जिनपिंग आए थे यहां पर 2014 में, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था जब तक पीस ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर पर नहीं होती है हमारे संबंध सुधर नहीं सकते हैं, ठीक नहीं हो सकते हैं। यही हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा है। देखिए, चीन दो बातें चाहता है। एक तो जैसे आपने कहा है, साउथ चाइना सी में अगर उसकी भिड़ंत होती है अमेरिका से तो उस समय भारत न्यूट्रल रहे, भारत अमेरिका का साथ नहीं दे, ये चाहता है चीन। और दूसरी चीज जो चीन चाहता है वो ये है, जो गलवान में कुछ भी होता रहे, ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में कुछ भी होता रहे, परंतु जो व्यापार और कारोबार है भारत के साथ जिसका कि चीन को बहुत फायदा होता है, वो चलता रहे। देखिए, अगर वो थोड़ा सीरियस है इसमें, तो उसको ट्रस्ट बढ़ाने के लिए जो भी स्टेटस को एंटी पोजीशन थी, अगर वो वहां पर जाता है तो तब ये बात वो आगे रख सकता है। जो देखिए, हमने आपके जो इंटरेस्ट है, आपके जो हित है, उसको तो अशोक सज्जनहार साहब का जो कह रहे हैं उसमें नटशेल में आप ये समझ लीजिए कि पहले उसको स्टेटस को एंटे, मतलब जो अप्रैल से पहले की पोजीशंस थी सेनाओं की, चौकियों की, वहां पर उसको जाना होगा, पहले अपनी करनी को दुरुस्त करना होगा, और फिर कथनी अगर उससे मैच करती है तो इमेज बिल्डिंग वैसी हो सकती है जैसे वो चाहता है। लेकिन उसके ये चाहने से कि कहां वो अमेरिका के साथ दिखाई दे, कहां ना दिखाई दे, जाहिर है वो अपनी तरफ से सोच सकता है, लेकिन हिंदुस्तान ये तय करेगा कि उसको कहां दिखाई देना है, कहां नहीं। जगन्नाथ पंडा, जगन्नाथ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगन्नाथ साहब, चीन क्या चाहता है? चीन क्या चाहता है? चीन क्या चाहता है? ये हम पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनते हैं, क्यों और कब तक यह चलता रहेगा? दिनेश जी, जैसे एम्बेसडर सज्जनहार साहब ने बताया है कि ये सारी चीज कोई नया बात नहीं है। ये अगर आप चीन और यूएस का जो पावर पोस्चरिंग साउथ चाइना सी में देखें, ये काफी लंबे दौर से चलते आ रहा है और ये आगे भी चलेगा। लेकिन इसके पीछे दो चीज बहुत क्लोजली महत्वपूर्ण बात हमें रखना है। एक है कि जो शी जिनपिंग के अंदर जो आज का जो चीन का जो रेजिम है वो बहुत एग्रेसिव है मैरीटाइम इश्यूज और लैंड बॉर्डर इश्यूज को लेके, इसीलिए क्योंकि देयर इज ए डोमेस्टिक प्रेशर जो चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट उभर के आ रहा है, उसको डाइवर्ट अटेंशन कहीं ना कहीं पे करना है। तो दूसरा है, चीन को अभी इस वक्त वो वर्ल्ड को दिखाना भी है कि चाहे कितना भी वो एंटी चाइना नैरेटिव थ्रू आउट वर्ल्ड बिल्ड हो जाए, चीन एक कैपेबल पावर है और कॉम्पिटेंट पावर है जो सबको चैलेंज कर सकता है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो ये जो पावर पोस्चरिंग है ये बहुत लंबा देर तक चलेगा। और अगर हम यूएस का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे कि मैं समझना चाहता हूं जगन्नाथ साहब, ये जो पावर की बात की जाती है, पावर बंद मुट्ठी की पावर है जिसको अभी तक दुनिया ने देखा नहीं है, जिसके बारे में सिर्फ एक रहस्यमय परत है कि उसके पास पावर है, या वाकई उसके पास पावर है, ये दुनिया को मानना चाहिए, क्योंकि इसको देखा नहीं है दुनिया ने अभी तक। ये छुपी हुई, क्या ये बंद मुट्ठी है? मुमकिन है कि वो जो ताकत जिसकी बात की जाती है, जब वो इस्तेमाल करने की बारी आए तो वो ताकत हो ही ना जिसकी चर्चा दुनिया में होती है। डेफिनेटली, इनफैक्ट अगर हम चीन का जो मैरीटाइम पावर स्टेटस को देखें, पिछले 10 साल में वो इतना आगे बढ़ चुका है और उनका जो कैपेबिलिटी है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है, डेफिनेटली वर्ल्ड अभी तक देखा नहीं है। बट कहीं ना कहीं पे चीन का ये वीकनेस भी इंडिकेट करता है कि वो
कभी भी नहीं चाहते हैं। जो यूएस लेड एक क्वाड फॉर्मुलेशन हो रहा है साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, इंडो पैसिफिक रीजन में, चीन कहीं ना कहीं पे चाहता है इंडिया यूएस, इंडिया जापान यूएस, इंडिया चीन जापान ये चाहता है कि यहां पर साउथ चाइना सी में सिर्फ उसकी दादागिरी चले। क्यों ये चाहता है, और ये क्या अब यहां पर अब उसकी इन ख्वाहिशों पर विराम लगने वाला है क्या? उससे पहले ये अहम खबर आपको बता दूं, साउथ चाइना सी में चीन को अमेरिका का सीधा चैलेंज। साउथ चाइना सी में डट गया है अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी का भी युद्धाभ्यास जारी है। नेवी के ऑफिसर से मिले हैं अमेरिकी रक्षा मंत्री। मुलाकात के दौरान एस्पर ने माफ कीजिए कहा है कि चीन को कभी भी धूल चटाई जा सकती है। तो दोनों तरफ से ये पावर पोस्चरिंग जिसकी बात कही जा रही है वो हो रहा है, लेकिन एक तरफ वो पावर है जिसकी पावर को बार बार दुनिया ने देखा भी है, दूसरी तरफ वो पावर है जिसकी पावर के बारे में अभी तक बातें हुई हैं। और इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊं और आपको एक अहम खुलासे की तरफ ले चलूं, आपको साउथ चाइना सी से संबंधित यह खबर भी बता दूं, विवाद पर अमेरिका का बड़ा बयान आया है। साउथ चाइना सी में किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिकी एनएसए ने कहा है चीन नियम को मानता ही नहीं है, लिहाजा पीछे हटने का सवाल नहीं। एनएसए रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा है चीन पर हमारा दबाव जारी रहेगा। अमेरिकी एनएसए ने कहा है साउथ चाइना सी में चीन की मनमानी को और नहीं चलने देंगे। अमेरिकी एनएसए ने क्लियर कर दिया है फ्री नेविगेशन का पक्षधर है वहां अमेरिका, और चीन चाहता है कि 9 डैश लाइंस के हिसाब से साउथ चाइना सी में उसकी दादागिरी चले। लगातार एक के बाद एक नकली आइलैंड्स बनाकर वहां पर अपना सैन्य बेस बनाता जा रहा है, और ऐसे में चीन ने अपने 2 बेहद खतरनाक पोतों को, युद्ध पोतों को वहां तैनात कर दिया है, और इससे अब दोनों तरफ एक रस्सा कशी चल रही है। इससे पहले कि मैं आगे एक अहम खबर की तरफ आपको ले जाऊं और ये बताऊं कि चीन के लिए अब जिंदगी के कोई मायने नहीं है। बच्चे जो मासूम हैं उनको भी युद्ध की तरफ, युद्ध के अभ्यास की तरफ ढकेलना, वो भी तब जब इतने दिनों बाद स्कूल खुले हुए हों, वो खबर मैं आपको बताऊं। उससे पहले शशि अस्थाना साहब के पास चलता हूं। शशि अस्थाना साहब, ये चीन की तरफ से पोस्चरिंग साउथ चाइना सी में, ये कल भी मैं विशेषज्ञों से जानने की कोशिश कर रहा था अड़ी के दौरान, और अभी भी मैं जानना चाहता हूं ये कैसे तय होता है कि ये कहां तक जाकर ये पोस्चरिंग रहेगी और कहां पर जाकर ये एक्शन में बदल जाएगा, या ये जोखिम हमेशा रहता है और ये कैलकुलेशंस जब तक जमीन पर वो दिखाई देता रहे जो आपकी योजना है तभी तक ये सही कैलकुलेशंस है, या यहीं पर मिसकैलकुलेशंस भी होते हैं? देखिए, पोस्चरिंग तो चलती रहेगी, और एक्सीडेंटल ट्रिगर जिसे बोलते हैं वो हो सकता है कि एक्सीडेंटली कोई मिसाइल जाके किसी के युद्ध प्रोत में लग जाए तो उस हालत से थोड़ी सी सिचुएशन और आगे बिगड़ जाए। लेकिन जहां तक पोस्चरिंग का सवाल है और चीन की जो ताकत की बात तो अभी आप डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि चीन के एसेट्स तो बहुत हो गए हैं, लेकिन उसकी ताकत अभी तक लड़ाई में टेस्ट नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका पीछे नहीं हट रहा है। अमेरिका ने पूरी तसल्ली से उनको घेरा भी हुआ है, और चीन का जो मिसाइल उन्होंने जो दागा था उसके बाद भी जो उनका चीन ने बोला है कि इसके ऊपर से एक उन्होंने ADIZ बनाया हुआ है, मतलब किसी और को वहां पर उड़ने की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन अमेरिका ने अपना न्यूक्लियर हथियारों से लैस जो बॉम्बर है वो वहां पर उड़ाया है, जिससे चीन काफी घबराया हुआ है। और जो चीन की ताकत है और उसकी कमजोरियां भी हैं, सबसे बड़ी बात जो भारत को वो अपनी तरफ खींचना चाह रहा है उसकी ये है कि उसकी कमजोरी तो कहीं और है। साउथ चाइना सी में उसकी कमजोरी नहीं है, उसकी कमजोरी है मलाक्का स्ट्रेट में। वहां पर उसकी जो सप्लाई लाइन है उसको चौंका जा सकता है, और उसको अगर हम रोक देते हैं तो चीन की बहुत मुसीबत हो जाती है। हालांकि चीन ने CPEC बना लिया है, लेकिन CPEC में नहीं, मुझे एक बात और ये समझनी है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। मलाक्का स्ट्रेट को अगर चोक कर दिया जाता है, अंडमान निकोबार में हमारा बेस वहीं पर है, इस समय अमेरिका के युद्धपोत भी यहां पर हैं, अगर इसको चोक कर दिया जाए तो इसको प्रोवोकेशन मानेगा चीन और उस पर आपको लगता है कि सीधा हमला कर सकता है, या वो ही एक तरीका है कि ये कहा जाए कि जिन जिन जगहों पर तुम्हारी दादागिरी चल रही है लद्दाख समेत वहां से पीछे हटो? अगर उसको चोक कर दिया जाए तो चीन जो अपनी कंफर्ट जोन में है, जहां वो लगता है उसे उसकी शक्ति ज्यादा है, उससे बाहर निकल के उसको वहां पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी जहां पर वो कमजोर है। तो ये उसके चीन को सबसे ज्यादा खतरा है। इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि जो भारत को
लल्लो चप्पो कर रहा है वो, और अपनी तरफ बरगलाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं 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 आप रुक जाइए और हमसे बात कीजिए, और एक घटना से ये सब कुछ तय नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन भारत अभी बातों में नहीं आने वाला है। अगर उनको अप्रैल से पहले जो स्टैंड ऑफ से पहले पोजीशन थी वहां उसे जाना ही पड़ेगा, और जब तक वो वहां नहीं जाएगा हमारे पास सारी की सारी ऑप्शन है और हम कोई भी ऑप्शन कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर उसने अतिक्रमण किया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर उसने तोड़ दिए, तो अगर हम उसका जो ट्रैफिक है अगर हम उसको रोकते हैं तो मेरे विचार से हम तर्कसंगत हैं, और हमें पूरे देश पूरे क्या मलक्का स्ट्रेट में ट्रैफिक रोके जाने को संदर्भ में मेरा पूरा पैनल एकमत है? क्या मैं उनसे जानूंगा? अशोक सज्जनहार साहब के पास, जगन्नाथ पांडा साहब के पास मैं आऊंगा, हमारे संवाददाता भी इस बारे में अपनी टिप्पणी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह अहम खबर बता देता हूं। चीन में स्कूली बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने की तस्वीरें सामने आई हैं। अनहुई शहर में बच्चों को दी जा रही है ट्रेनिंग। युद्ध के लिए स्कूली बच्चों को तैयार कर रहा है चीन। लॉकडाउन के बाद 27 अगस्त से खुले हैं चीन में स्कूल, और इतने लंबे लॉकडाउन के बाद जब ये स्कूल खुले हैं तो पहला काम किया जा रहा है वहां बच्चों को युद्ध की ट्रेनिंग देने का। ये ठीक है कि आप कैडेट्स तैयार करते हैं, लेकिन क्या जब इतने लंबे लॉकडाउन के बाद आप स्कूल खुलने के बाद ये कर रहे हैं, तो क्या यहां से भी आप एक संदेश देना चाहते हैं बाकी की दुनिया को? ये क्या सज्जनहार साहब, ये भी एक पोस्चरिंग है क्या? नहीं, ये तो पोस्चरिंग नहीं है। ये तो मेरे विचार से उनके, देखिए उन्होंने बिल्कुल अपने जो बच्चे हैं, बच्चों से लेकर सभी को ब्रेन वॉश किया हुआ है, और इसीलिए जब आप देखते हैं ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, तो उनको बेसिकली जो भी है, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी हो, चाहे माओ की सेइंग्स हो, अब शी जिनपिंग का भी जो आइडियोलॉजी है, वो सब उनके दिमाग में डाली जा रही है। तो ये बिल्कुल पोस्चरिंग नहीं है। ये समझते हैं जो अगर चीन को आगे विकास करना है तो कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर सबसे ऊपर होना चाहिए, उसका दर्जा होना चाहिए, और ये सभी उनकी वो पढ़ाई है, चाहे वो मिलिट्री के तरीके से हो या उनको मानसिक तरीके से उनके दिमाग में ये डालना। चीन को अगर तरक्की करना है तो सीसीपी को सबसे पावरफुल होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए, ये चाहा जा रहा है। और उसी के तरीके में, क्योंकि अब जाहिर है सीसीपी का ही कब्जा मिलिट्री की सेंट्रल कमांड पर भी है, इसीलिए उसको मजबूत करने के लिए ये सब बच्चों तक में आप देख रहे हैं इसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। और इससे पहले कि मैं अब आगे मेहमानों के पास जाऊं, एक अहम खबर आपको बताता चलूं। ये अमेरिका में गिरफ्तार चीन का चोर रिसर्चर है। 34 साल का हाइजो ट्रेड सीक्रेट्स चुरा रहा था। हाइजो ने कंप्यूटर कोड हासिल कर लिए थे। सूचनाएं हासिल करने के बाद चीन भाग रहा था। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में रिसर्चर था हाइजो हु। एक के बाद एक अलग अलग मुल्कों से आपको चाइनीज मोल्स, चाइनीज स्टूजेस, चाइनीज जासूस देखने को मिल रहे हैं। और उसी सिलसिले में एक और नाम जुड़ रहा है हाइजो हु का, और इसको लेकर अब मैं चल सकता हूं अपने संवाददाताओं के पास। मनीष झा, ये कोई नई बात तो नहीं, लेकिन ये अब क्या उन जगहों पर ताबड़तोड़ क्रैकडाउन मैं देखूंगा आने वाले दिनों में, जहां पर कहीं पर किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के नाम पर कोई रुका हुआ है, कहीं पर पढ़ाई के नाम पर टीचर्स भेजें, क्या आने वाले दिनों में आप ये देखते हैं ये रुकेगा क्या? लेकिन उससे पहले ये खबर एक बार फिर से मैं बता दूं, अमेरिका का चीन पर ताबड़तोड़ एक्शन क्या है। ट्रेड सीक्रेट्स चोरी के आरोप में एक रिसर्चर गिरफ्तार हुआ है। ये यहां शोध छात्र बनकर पहुंचा हुआ था। जासूसी के आरोप में यूनाइटेड स्टेट्स में चीन का दूतावास बंद कर दिया गया है, ये भी आप जानते हैं। चीनी कंपनी टिकटॉक को बैन करने का ऐलान किया गया है, या फिर उसको कहा गया है बाइट डांस को कि आप माइक्रोसॉफ्ट को जाकर अपने हिस्से बेचें। चीनी कंपनी हुआवी और ZTE अमेरिका में बैन कर दिए गए हैं, और साउथ चाइना सी में अमेरिका की मोर्चेबंदी लगातार जारी है। तो हर वो थप्पड़ जो चीन समझता है, अमेरिका ने वो हाथ उठाए हुए हैं। चीन के साथ जंग की जबरदस्त तैयारी हो रही है। कोरोना को लेकर चीन पर बड़ी कार्रवाई के संकेत भी मिल रहे हैं, और WHO को इस बारे में लताड़ पहले ही मिल चुकी है कि लगता है कि तुम कॉल्यूड कर रहे हो चाइना के साथ। कोरोना को लेकर चीन पर बड़ी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। खास तौर से ये अहम खबर आप देख लें, उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास जाता हूं। चीन ने 3 मंजिला हाईवे बनाया है। वो असल में ये अपना ब्रिज दिखाकर ये बता रहा है कि हम टेक्नोलॉजिकली कितने स्ट्रांग हैं। तियानलोंग माउंटेन पर बनाया गया है यह ब्रिज। 30 किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण किया गया है, और ब्रिज की ऊंचाई है 350 मीटर। इसकी तस्वीरें जाहिर है उसने दुनिया के सामने रखी हैं ग्लोबल टाइम्स के जरिए, और दिखाना वो ये चाह रहा है। इन तस्वीरों को फुल फ्रेम में दिखाएंगे हाँ तो बहुत अच्छा रहेगा।
यहां पर आप देखें, ये तस्वीरें सामने दुनिया के रखकर वो ये बता रहा है, जिसकी तरफ जगन्नाथ पांडा इशारा कर रहे थे कि वो अपनी पावर का इजहार कर रहा है पूरी दुनिया में। वो पावर जिसको रियल टाइम टेस्ट अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन वो उससे पहले ही, क्योंकि सुन त्सू की फिलॉसफी में था कि जंग लड़ने से पहले जंग जीत लो। जंग लड़ने से पहले जंग तभी जीती जा सकती है जब आप मसल फ्लेक्सिंग इतनी कर दें कि आपके डोले देखकर आपका दुश्मन डर जाए। और एक और अहम खबर मैं आपको बता दूं, सीपैक प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान के लिए यह बुरी खबर है। चीन के बैंक्स ने प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के से अब इनकार कर दिया है। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार की वजह से और अस्थिर सियासी माहौल की वजह से चीन के बैंक्स ने पाकिस्तान में निवेश करने के से इनकार कर दिया है। चीन दौरे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस मुद्दे को उठाया था और चीनी अधिकारियों से बातचीत की थी, लेकिन दो टूक जवाब मिला है कि अब और इन्वेस्टमेंट फिलहाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है और साथ ही आपके यहाँ करप्शन इतना फैला हुआ है कि वो हमारे लिए हमारे पैसों की बर्बादी होगी। असल में ये कई बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट जो सीपैक है, उसमें जाहिर है अंधे तरीके से पैसा झोंका जा रहा था, लेकिन जब ये देखा गया कि यहाँ करप्शन की भेंट ज्यादातर हिस्सा उसका चढ़ता जा रहा है और यहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से आगे आने वाले दिनों में हो सकता है ये काम अधूरा रुक जाए, इसलिए ये बैंक्स अब और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलाम अब्बास साहब, चीन में अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर देखता है पाकिस्तान, लेकिन अब चीन ने और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मन अपना नहीं बनाया हुआ। अच्छा, पहले तो ये चीज जो आप खबर बता रहे हैं ना, यहाँ पे ऐसे कोई मामला है नहीं मेरे भाई कि सीपैक का काम बड़ी जोरों शोर से जारी है और उसी तरीके से जारी है। और चीन की तरफ से जो आपके पास ये खबर आ रही है, मुझे नहीं पता इसका सोर्स क्या है, मैं इसको ये नहीं कहता कि आपके पास गलत खबर आ रही होगी, आप किसी साइड से ला रहे होंगे, लेकिन जो ग्राउंड की सिचुएशन है अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पे सीपैक का काम बड़ी तेजी से जारी है और सीपैक के ऊपर किसी किस्म को ना कोई रोक लगा है, ना उसको रोकने का कोई प्लान है चीन और पाकिस्तान दोनों की तरफ से, बल्कि इसमें मजीद देशों को जोड़ने की बात हो रही है, जैसा कि अफगानिस्तान को इसमें लाया जा रहा है। इसमें नेपाल के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने पाकिस्तान का विजिट करना है, उनका स्केड्यूल तय किया जा रहा है और वो किस तरीके से इसका हिस्सा बनेंगे। इसके साथ साथ ईरान से बात हो चुकी है और ईरान सीपैक का हिस्सा बनेगा, तो इसको तो एक्सपेंड किया जा रहा है, इसको तो बढ़ाया जा रहा है मेरे भाई, और इसको रोक इस पे किसी किस्म की लगाने की कोई भी ऐसी बात नहीं है और ये बेबुनियाद बात है। अच्छा, वैसे आप लोगों को इस पे लगता है कि चाइना का जो इस समय ट्रैक रिकॉर्ड है, जो सब जगह पूरी दुनिया में देखने को, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां देखने को मिल रहा है, इधर श्रीलंका में देखने को मिल रहा है कि वो ज्यादातर इसी तरीके से प्रोजेक्ट्स शुरू करके और बाद में उन जगहों की सॉवरेनिटी खत्म कर देता है एक तरीके से। आप लोगों को इस बात का डर है या आप इस बात को क्योंकि पैसे मिल रहे हैं नजरअंदाज करना चाहते हैं? देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान की सलामती की फिक्र आप ना कीजिए, पाकिस्तान की सलामती की फिक्र हमें बेहतर तरीके से पाकिस्तान की सलामती की फिक्र हमको इसलिए नहीं करनी है, पाकिस्तान आपका आप खुद मुख्तार हैं वहां, लेकिन आपके यहाँ पर वहां कौन बैठ रहा है? आप हमारे कब्जे वाली जमीन पर भी उनको सीपैक का काम करने दे रहे हैं, हमारे लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? चिंता का विषय आपके लिए वो होना चाहिए कि जो अप्रैल से चीन बैठा है और आप अपने लोगों को ये कह रहे थे कि 1 इंच जमीन पर भारत के कब्जा नहीं हुआ, और आपको भी पता है कि वो अप्रैल से आपके इलाकों में बैठा है, जिसको आप क्लेम करते थे, जिसको चीन कहता था कि वो हमारे इलाके तो आपको चीन इसलिए सूट कर रहा है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ पोस्चरिंग कर रहा है और आपका वजूद, आपके देश का वजूद हिंदुस्तान के मुखालफत में, उसके विरोध में, उसके खिलाफ बातें करने, षड्यंत्र करने में, क्योंकि उस जगह का वही रीजन डेट्रे है आपका, इसलिए आपको वो सूटेबल है या आपको इसलिए सूटेबल है कि उससे पैसे मिल रहे हैं? पहली बात तो ये है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती आज की नहीं है, और रही भारत के खिलाफ बात करके आप ये कह रहे हैं कि वो भारत के खिलाफ है। पाकिस्तान में आज तक भारत के खिलाफ बात करके पॉलिटिक्स नहीं हुई है, पाकिस्तान में किसी को वोट नहीं मिला है भारत के खिलाफ भारत को गाली देने से। हाँ, बीजेपी की पॉलिटिक्स खत्म हो सकती है अगर पाकिस्तान के शब्द भी बीच में से निकाल दिया जाए, तो ये बात आप मानिए। यहाँ पे आप जिनको क्या नाम बात लेते कर रहे हैं, हैं आप ये बताइए कि अगर किसी एक पार्टी को यहाँ लोगों ने वोट करके और उसको सरकार बनाने की इजाजत दी है, तो क्या आप यहाँ की आवाम को गाली दे रहे हैं ये कह के? मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी की लीडर्स की तकरीरों से पाकिस्तान का शब्द, टेररिज्म का शब्द, इस्लाम का शब्द निकाल दें, उसके बाद बाकी बचता क्या है? अभी पिछले साल नहीं, आप वो छोड़ दें, आप वो छोड़ दें कि पार्टी क्या कहती है। आप लोग, आपके लोग यहाँ आके मुंबई में क्या करके जाते हैं, यहाँ पुलवामा में क्या करके जाते हैं, वो आप पूरी दुनिया के सामने क्या बात कर रहे हैं? आपको क्यों पकड़ना पड़ रहा है हाफिज सईद को, मसूद अजहर को क्यों पकड़ना पड़ रहा है? ये आपने 88 लोगों की लिस्ट क्यों जारी की है? क्यों बताना पड़ा है कि हमारे यहाँ दाऊद भी है? क्या बात कर रहे हैं गुलाम साहब?
मैं आपको बताता हूँ, पुलवामा में के मामले में हाफिज सईद को नहीं पकड़ा। पुलवामा आपका एक खुद प्लांटेड मामला था, जिसके बाद जो इलेक्शंस का फायदा मोदी को हुआ है वो सबको पता है। इसलिए ये बात छोड़ दीजिए कि पुलवामा को हम रिजेक्ट कर चुके हैं पाकिस्तान की। आप ये कह रहे हैं कि कोई एक बात उछाली जाएगी चुनावों में और यहाँ की जनता इतनी मूर्ख है कि उसमें सब्सटेंस नहीं दिखाई देगा तो भी वो वोट दे देंगे। यहाँ की जनता को बरगलाना इतना आसान है, आप ये कह रहे हैं? मुझे एक बात बताइए कि ये हर इलेक्शन से पहले ही ऐसी बातें क्यों होती हैं? हर इलेक्शन से जरा पहले देखिएगा पाकिस्तान में लोगों की कितनी पढ़ाई लिखाई हुई है, शिक्षा का स्तर क्या है, क्या वो अपना हुक्मरान सोच समझकर चुन सकते हैं क्या? और ये देख लीजिएगा कि इंडिया वहां कहां खड़ा हुआ है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जुमले उछाल के यहां चुनाव जीते जा सकते हैं, वहां जीते जा सकते हैं। खैर, अभी एक दूसरी अहम खबर की तरफ चलता हूं। पाकिस्तान की एक नई चाल सुन लीजिए। गुलाम अब्बास साहब, आने वाला हूं आपके पास। पाकिस्तान की नई चाल, आतंकी हाफिज के 3 गुर्गों पर कार्रवाई का दिखावा। हाफिज सईद के बहनोई और 2 साथियों को 16 साल की सजा। आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को 1.5 साल की जेल। आतंकी अब्दुल सलाम और जफर को 16 साल कैद। आतंकवाद के प्रसार और फंडिंग के केस में की गई है कार्रवाई। ये कार्रवाई कितनी आई वॉश है या इस कार्रवाई में कितनी सच्चाई है, वो जानने से पहले जरा ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन अभी पता चल रहा है कि वो इंफॉर्मेशन से पहले मुझे अपने गेस्ट से बात कर लेनी चाहिए। ये जो कार्रवाइयां हैं ये कितनी आई वॉश हैं, या सितंबर की मीटिंग के बाद क्या फिर से एक बार रिहा कर दिया जाएगा क्या इन लोगों को? अशोक सज्जनहार साहब, जरा इस बारे में एक क्विक रिएक्शन आपका। देखिए, मेरा क्विक रिएक्शन ये होगा, जो अगर हम पास्ट रिकॉर्ड में जाएं तो पाकिस्तान कहता कुछ है, करता कुछ है। और अगर कहता अभी कुछ है तो उसके बाद जब, क्योंकि अभी अक्टूबर में मीटिंग होनी है पेरिस में FATF की, उसके लिए ये सभी भागा दौड़ी हो रही है, जो इसको जल्दी से उसको बताया जाए जो पाकिस्तान कितना सीरियस है और उसने कितना एक्शन लिया है। तो वो बस कच्चा चिट्ठा पूरा करने के लिए मेरे विचार से ये काम किया जा रहा है, और जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर इसको बिजनेस एज यूजुअल वो करने का प्रयास करेंगे। परंतु मेरे विचार से देखिए, उसके ऊपर प्रेशर बनाए रखना चाहिए। हमारे गुलाम अब्बास साहब से जरा मैं ये समझ लूं, गुलाम अब्बास साहब, ये सब आपको करना पड़ रहा है, ये आपके यहाँ के महानुभाव हैं क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अब एक चीज तो क्लियर है, हमने 70,000 लोगों की कुर्बानियां दी हैं वार ऑन टेरर में, ठीक है? तो अब कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर किसी किस्म के भी कोई चार्जेस हैं, वो यहाँ पे सुकून से नहीं बैठेगा, वो जेल में बैठेगा। और ये आपने देख लिया कितने दिनों के लिए जेल में बैठेगा? क्योंकि हमने अक्सर देखा है आप लोग बहुत जल्दी पकड़ के जल्दी छोड़ देते हैं। मेरी बात सुनिए। अरे इनको गोली खाना है क्या? इनको, इमरान साहब को या बाकी लोगों को गोली खाना है क्या? या अगर इनको पकड़ के रखेंगे जेलों में तो इनका क्या हश्र होगा? दुनिया को मालूम नहीं है सर ये? मेरी अर्ज सुन लीजिए, मैं आपको सिंपल ये कह रहा हूं कि इन दोनों को जो 16-16 साल की सजा हुई है, इनको अगर छोड़ेगी तो कोर्ट ही छोड़ेगी ना, और तो कोई नहीं छोड़ सकता ना, या सरकार वहां से निकाल के ले सकती है। हाफिज सईद जुलाई से कोर्ट लखपत जेल में ऐसा क्यों है सर कि वहां पर जो चीजें चल रही हैं वो पूरी दुनिया को ये लगता है कि इसके पहले भी न जाने कितनी बार इनको पकड़ा गया है, छोड़ा गया, और एक बार फिर से ये होगा? क्यों ये अकीदा नहीं है कि इस बार कोर्ट से अगर 16 साल हुआ है तो 16 साल दिखाई देगा? मैं आपको बताता हूं, आपकी अदालतों में ये हो सकता है कि आपकी कोर्ट्स के ऊपर बाबरी मस्जिद का मामला हो तो उसके ऊपर तहफुजात हो सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है मेरे भाई। हमारे यहाँ कोर्ट इंडिपेंडेंट है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को भी सजा होती है, हमारे यहाँ बड़े बड़े लोगों को भी यहाँ पे पकड़ के बुलाया जाता है। आपकी कोर्ट में, अदालतों में ये जो फैसले होते हैं ना, उसके ऊपर ये एतराजात उठते हैं। हमारे यहाँ ये एतराजात नहीं उठते, जो एविडेंस होते हैं उसके ऊपर फैसले होते हैं। और अगर एविडेंस काश की दुनिया भी यही तसव्वुर, यही परसेप्शन रखती है आपके बारे में जो आप कह रहे हैं। देखिए, मीनार में चढ़कर चिल्लाना तब पड़ता है जब आपको एक झूठ को सच साबित करना होता है। 92 से लेकर और आज 2020 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह बात सामने आई है। दो चीक एंड चॉक को प्लीज कंपेयर करना बंद कर दीजिए गुलाम अब्बास साहब। बहरहाल, जम्मू कश्मीर में अब आतंकी अपना रास्ता छोड़कर अमन के रास्ते पर चलना चाह रहे हैं। शोपियां में सरेंडर करने वाले एक आतंकी ने इंडियन आर्मी की जमकर तारीफ की है। अब ये मजबूरी में की है या वाकई हृदय परिवर्तन हो गया है, मुझे पता नहीं। पकड़ा गया आतंकी अब मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने की बात कह रहा है। ये पकड़े जाने के बाद असल में हृदय परिवर्तन हो गया है या वाकई अचानक कई बार बंदूकें देखकर दिमाग हमेशा के लिए बदल जाता है, ये शशि अस्थाना साहब ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सिलेंडर होने का मौका दिया। अब मैं मेडिकल की पढ़ाई पूरी करूंगा और भारत का नाम रोशन करूंगा।
मैं फौज का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सिलेंडर होने का मौका दिया। अब मैं मेडिकल की पढ़ाई पूरी करूंगा और भारत का नाम रोशन करूंगा। शशि अस्थाना साहब, बहुत संक्षेप में। हाँ, तो ये जो इनकी जो टेररिस्ट की जो जिंदगी है वो इसी मुताबिक होती है। अब टेररिस्ट को भी पता है कि आज की डेट में जिस हिसाब से हमारी सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस अब एक सामंजस्य के साथ काम कर रही हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही हैं, और तो ये आप कह रहे हैं कि अब उनको ये पता चल गया है कि अब इसमें और ज्यादा उनका फ्यूचर नहीं है, लिहाजा अब बदलना ही पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।